सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है द एंडोक्राइन फिजियोलॉजी ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन द यूनिवर्सिटीज एग्जाम एज वेल एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू। सो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंप्लीट पार्ट वन ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि बिकॉज द थायराइड ग्लैंड का जो ये टॉपिक है इट इज़ वास्ट टॉपिक, वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो द वीडियोज़ विल कम इन अ पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और वो उसका मैकेनिज्म और ऑफ सिंथेसिस क्या क्या होता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विदाउट द वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करें, मतलब इंट्रोडक्शन की बात करें, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं एंड रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड सीक्रेट ऑब्वियसली द थायराइड हार्मोन which play essential role for mental and psychological development in infant and childhood. Now basically the thyroid gland थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। बेसिकली दो टाइप्स के थायराइड हार्मोन होते हैं, दैट इज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन, और एक आता है RT3 रिवर्स ट्राई आयोडिनिन हार्मोन, जो हम आगे भी बढ़ेंगे। सो और कैल्सिटोनिन भी एक हार्मोन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। सो बेसिकली चार हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के अंदर आते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है अपना जब इन्फेंट होता है या फिर इन केस ऑफ अ चाइल्डहुड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ बॉय। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में बात करें तो एग्जाम में आपको ये एनाटॉमी वाला पोर्शन नहीं लिखना है, बिकॉज दिस कंप्लीट पोर्शन विल बी टॉट इन द हेड एंड नेक चैप्टर ऑफ एनाटॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हम यहाँ पे कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फंक्शनल एनाटॉमी, उसका लोकेशन, बेसिकली वेयर इज द थायराइड ग्लैंड इज एक्चुअली लोकेटेड। तो थायराइड ग्लैंड इज ऑब्वियसली द लोकेटेड इन द एंटीरियर ऑस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेकिया अबोव द जगलर नॉच या फिर सुप्रास्टर्नल नॉच के जस्ट अबोव होता है, एंड एंटीरियर साइड ऑफ अ लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स के नीचे होता है और ट्रेकिया के आगे होता है। ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड्स स्मॉल फोर फोर है ना अपने होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन, जिसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल एंड पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। तो अब वो आगे देखते हैं। देखो, अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अ टू लोब्स। नाउ दिस टू लोब्स ऑफ अ थायराइड ग्लैंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फाइब्रस टिश्यू जिसका नाम है इस्थेमस। तो इट हैज़ अ टू लोब्स विच आर कनेक्टेड बाय द बैंड्स ऑफ द फाइब्रस टिश्यू नोन एज द इस्थेमस। ओके, और मैंने आपको बात कर दिया बिहाइंड द थायराइड देयर इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड which is present as a small four structures which secrete the parathyroid hormone, and this parathyroid hormone कैल्शियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पेक्युलरिटी ऑफ अ थायराइड ग्लैंड क्या है कि इट इज़ one of the largest endocrine gland of the body. Not only it is the largest endocrine gland of the body, it is also the only endocrine gland which has a richest blood supply. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड से आता है। बेसिकली अगर एनाटॉमी के बारे में बात करें तो उसका ब्लड सप्लाई मेनली आता है अपना inferior and superior thyroid artery which are the branch of the carotid and subclavian artery जो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ रिचेस्ट ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड का होता है। अब इससे एक क्लिनिकल कोरिलेशन क्या हो सकता है कि जब भी हम है ना अपना थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, तो होता क्या है अपना हमको सर्जन्स को ध्यान रखना पड़ता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को कोई भी इंजरी ना हो, बिकॉज जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसके लेटरल साइड से है ना अपनी जो नर्व्स होती है दैट इज़ द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स पास होती है लेटरल साइड ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड के। सो अगर इंजरी होती है अगर ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड
ड्यूरिंग सर्जरी अगर इंजरी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड या फिर उसके लेटरल साइड पे जो नर्व्स है, दैट इज़ अ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो सप्लाई करती है लैरिंग्स को, सो अगर उसको इंजरी होती है देन इट विल लीड टू द डैमेज। तो अगर डैमेज होता है अपनी हाइपो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को अगर डैमेज होता है तो देन इट विल लीड टू द डिसफंक्शन ऑफ द लैरिंग्स। ओके, सो ये एक क्लिनिकल एस्पेक्ट था जो ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस वाज अ इंट्रोडक्शन लोकेशन। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड कौन से चीज़ से बना हुआ है। तो देखो, पहले अपना हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड का एक कट सेक्शन है। तो थायराइड सेल ग्लैंड में हमको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं। उसके अंदर हो गए थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। दूसरा होगा पैरा फॉलिकुलर सेल्स एंड कोलॉइड। नाउ फॉलिकुलर सेल्स, दिस आर द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। उसके बाहर हो गए पैरा फॉलिकुलर सेल्स, और पहला फॉलिकुलर सेल के अंदर ल्यूमन होगा जिसे कहते हैं थायराइड ल्यूमेन या फिर फॉलिकुलर ल्यूमेन, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा कोलॉइड। और ब्लड कैपिलरी ऑब्वियसली बात है क्योंकि होगी बिकॉज रिचेस्ट ब्लड सप्लाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक सेल्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा फॉलिकुलर सेल्स होता है, फॉलिकुलर सेल्स एक टाइप का थायराइड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल है जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी सब कुछ होगा। बट इसके पास क्या है कि जो फॉलिकुलर सेल है उसके पास 2 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स होती है, दैट इज़ अ एपिकल मेम्ब्रेन एंड वन इज़ अ अपनी बेसल मेम्ब्रेन। जो ये बाहर आपको दिख रही है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज अ बेसल मेम्ब्रेन विच फेसेस टुवर्ड्स द ब्लड ल्यूमेन। मतलब देखो ये सेल्स है, सेल्स विल बी सराउंडेड बाय द ब्लड, तो ब्लड की तरफ जो भी मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन। वेरएज जो ल्यूमेन की तरफ है अपनी जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर माइक्रोविलाइज होती है, ठीक है, ऑफ अ फॉलिकुलर सेल। तो ये फॉलिकुलर सेल के बारे में बात कर दी। अब फॉलिकुलर सेल के अंदर फॉलिकुलर सेल के अंदर एक कैविटी होती है या फिर बोलो ल्यूमन होता है जिसे कहते हैं थायराइड ल्यूमेन या फिर फॉलिकुलर ल्यूमेन। ये आपको येलो येलो दिख रहा है, दैट्स थायराइड ल्यूमेन या फिर फॉलिकुलर ल्यूमेन कंटेन द ग्लाइकोप्रोटीनेशियस सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। ना कोलॉइड के अंदर होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस जिसके अंदर एक्चुअल में अपने थायराइड हार्मोन बनते हैं, जो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। सो ये अपना कैपिलरी हो गया, कोलॉइड हो गया, फॉलिकुलर सेल्स हो गया। अब ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स है दिस आर प्रेजेंट आउटसाइड फॉलिकुलर सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, और उनका काम होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करना, और कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन होता है टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली अपने जो थायराइड ग्लैंड है वो मेनली 4 हार्मोन सिक्रेट करते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ T3 हार्मोन, नाम याद रखो, T3 हार्मोन दैट इज अ ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। सेकेंड इज अ T4 हार्मोन दैट इज अ थायरॉक्सिन हार्मोन। थर्ड इज अ कैल्सिटोनिन हार्मोन बाय द पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। एंड फोर्थ एक नया हार्मोन है दैट इज अ RT3 रिवर्स ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। ये 4 हार्मोन्स अपने थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। नाउ एक छोटा सा मतलब एक पेक्युलरिटी क्या है कि अपना जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के अगर मान लो अपना थायराइड ग्लैंड हाईली एक्टिव है तो उसके जो फॉलिकुलर सेल्स है दे विल बिकम द कॉलुमनार शेप, और जो ल्यूमेन होगा वो छोटा हो जाएगा। और अगर वो थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव है तो कॉलमनार सेल्स फ्लैट एंड स्क्वामस हो जाएंगे और अपनी ल्यूमेन की कैविटी बड़ी हो जाएगी। एंड मॉडरेटली एक्टिव में मॉडरेट साइज रहेगा। तो बस ये सिर्फ छोटा सा पार्ट था अबाउट एक्टिविटी, मतलब कैसा अपीयरेंस होगा बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। नाउ लेट्स सी एक्चुअल में सिंथेसिस का पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा, तो सिंथेसिस ऑफ अ थायराइड हार्मोन। तो मैंने आपको बता दिया थायराइड हार्मोन 4 होते हैं। और अब उससे पहले बात करते हैं थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा। तो देखो थायराइड हार्मोन को रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ थायराइड हार्मोन आर आयोडीन और टायरोसिन। हमें 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। सो रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज अ आयोडीन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड। सो मेनली 4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड अपना 4 हार्मोन्स बनाता है।
दैट इज़ मैंने बात कर दिया T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन बोलो, RT3 दैट इज़ रिवर्स ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। अब ये जो तीन हार्मोन्स है T3, T4 एंड RT3 इट इज सिक्रेटेड बाय द थायरॉइड फॉलिकुलर सेल्स, वेर एज द कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है इन द बॉडी इट इज सिक्रेटेड बाय द पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ अ थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये अलग से हार्मोन है, ये तीन कॉमन है विच इज़ फॉर्म बाय द थायरॉइड फॉलिकल्स। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में हमारी बॉडी में है ना, जो RT3 हार्मोन होता है उसका कोई ऐसे खास फंक्शन ही नहीं है, इट इज़ इनर्ट हार्मोन, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं है। बट ये तो इम्पॉर्टेंट है T3 एंड T4, और उसमें भी जो T3 फॉर्म होता है थायरॉयड हार्मोन का इट इज़ मोस्ट पोटेंट फॉर्म, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, T4 से तो क्या लिखा है T3 इज मोर एक्टिव देन द T4 बट प्लाज्मा लेवल ऑफ T4 इज मोर। होता क्या है जब आगे फर्दर हम पढ़ेंगे सिक्रेशन है ना प्लाज्मा में, मतलब ब्लड में T4 का सिक्रेशन ऑल्दो ज़्यादा होता है बट मोस्ट एक्टिव फॉर्म क्या है थायरॉयड हार्मोन का T3, मतलब T3 का इफेक्ट ज़्यादा होएगा एज कंपेरिजन टू T4। बट आगे क्या होता है ऑल्दो प्लाज्मा लेवल का सिक्रेशन अपना T4 का ज़्यादा होता है बट जब भी वो टिश्यूज़ में पहुंचता है अपना जो T4 हार्मोन जब वो टिश्यूज़ या फिर ब्लड में पहुंचता है T4 इज़ इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू, मतलब नॉट ऑल T4, मेजॉरिटी ऑफ अ T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू द T3 पोटेंट हार्मोन। तो जिससे क्या होगा ऑल्दो प्लाज्मा में उसका कंपोजिशन T4 का ज़्यादा होगा बट जब भी वो सेल या फिर टारगेट टिश्यू पे पहुंचेगा तो T4 विल बी कन्वर्टेड इनटू द T3 हार्मोन वाया डीआयोडीनेज एंजाइम जो हम आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको ये बता दिया दैट इज़ RT3 इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट हार्मोन एंड इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमको क्या रॉ मटेरियल में चाहिए आयोडीन एंड टायरोसिन। इसका मतलब क्या हुआ थायरॉयड ग्लैंड को क्या करना पड़ेगा आयोडीन ब्लड सर्कुलेशन में लेना पड़ेगा। सो आयोडीन अपटेन बिकेम क्रूशियल स्टेप फॉर द थायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या फॉर द नॉर्मल थायरॉयड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए हमको क्या एक क्राइटेरिया है दैट इज़ पर डे 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन चाहिए ही चाहिए फॉर अ नॉर्मल थायरॉयड ग्लैंड का अगर फंक्शन रखना है इसलिए। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंथेसिस कैसे होता है। अब डिफरेंट स्टेप्स कि कैसे एक्चुअल में सिंथेसिस होता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस, एक्चुअल में कैसे थायरॉयड हार्मोन फॉर्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले एक दोनों साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आयरन ट्रैपिंग। अब देखो हमने एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि रॉ मटेरियल जो थायरॉयड हार्मोन बनाने के लिए है दैट इज़ आयोडीन। इसका मतलब क्या है आयोडीन और टायरोसिन है। ठीक है, तो पहले हम कंसंट्रेट करते हैं आयोडीन थायरॉयड ग्लैंड कैसे एब्जॉर्ब करेगा या फिर ले लेगा फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। तो वो कैसे लेता है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ अ ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन या फिर आयोडीन पंप। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आयोडीन ट्रैपिंग है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नाउ देर इज़ वन को ट्रांसपोर्टर विच इज़ नोन एज NIS दैट इज़ अ सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर या फिर बोलो सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर। इसका काम मेनली क्या काम है आयोडीन जो ब्लड में है उसको खींच के फॉलिकुलर सेल्स में वापस डाल देना। फिर से बताता हूँ NIS सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर या फिर सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर। इसका काम होता है जो आयोडीन प्रेजेंट है ब्लड में उसको फॉलिकुलर सेल में ले जाना। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि जो हम जो इंजेस्ट करते हैं आयोडीन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ द आयोडाइड दैट इज़ I-1, वेर एज अपना जो थायरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन के लिए जो आयोडीन चाहिए इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ I-2, आयोडीन के फॉर्म में होता है। तो I- है ना डायरेक्टली थायरॉयड हार्मोन नहीं बना सकता, इसलिए हमको कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हम I- को I-2 में कन्वर्ट कर सके। पर हमारा प्राइम मोटिव क्या है, पहले तो हम आयोडीन को मतलब जो भी ब्लड सर्कुलेशन में आयोडीन का अवेलेबल फॉर्म है उसको खींच लेना। तो उसका वो कहाँ से होता है वाया NIS। तो अब देखो पढ़ते हैं हियर द थायरॉयड ग्लैंड वाया एक्टिव मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट द आयोडाइड दैट इज I- जो हम इंजेस्ट करते हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स। देखो क्या हुआ,
अब देखो ये हमने एक फॉलिकुलर सेल है, उसके बाजू में कैपिलरी है और अंदर अपना ल्यूमेन है जिसके अंदर कोलेट भरा हुआ है, तो उसका हम कट सेक्शन लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, येलो पोर्शन अपना क्या हो गया, येलो पोर्शन अपना हो गया कोलॉइड, ये हो गया फॉलिकुलर सेल, और उसके बाजू में पूरा पूरा थायराइड ग्लैंड, तो ब्लड होगा उसके आजू बाजू, तो यहाँ पे आ गया अपना ब्लड। तो ब्लड के अंदर हमने जो इंजेस्ट किया है आयोडीन आई माइनस के फॉर्म में, क्योंकि हम इंजेस्ट करते हैं आयोडीन आई माइनस के फॉर्म में, तो आई माइनस जो था अपना ब्लड में वो अब हमको चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ थायराइड हार्मोन, तो वो अंदर आएगा वाया NIS, दैट इज सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर या फिर सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ब्लड से फॉलिकुलर सेल में अपना आ गया आयोडीन, तो पहला प्राइम मोटिव हो गया ख़त्म हमारा, दैट इज़ आयोडीन हमने ले लिया सेल में। अब एक्चुअल में अगर आपको जानना ही है तो ये कैसे आया, तो ये वाया एक्टिव मैकेनिज़्म से आया। तो जो एक्टिव मैकेनिज़्म से आया है तो एक्चुअल में ये क्या करता है, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर ये एक आयोडीन एज वेल एज 2 सोडियम आयन उसके साथ अंदर लेके आता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर ये एक्टिव मैकेनिज़्म है तो ये एनर्जी कहाँ से आई होगी, तो एनर्जी ये कहाँ से आई अपनी NIS को, तो बेसिकली इसके जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके अंदर अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल पंप, मतलब सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप से हमको एनर्जी मिलती है ये अंदर लाने की। तो देखो क्या लिखा है, वाया सोडियम पोटेशियम ATPase पंप which pump the sodium outside the cell into the plasma establishing the low level of a sodium inside the cell। तो जो भी हम सिम्पोर्टर से सोडियम अंदर ला रहे हैं, 2 सोडियम हम अंदर ला रहे हैं, अब यही सोडियम को पोटेशियम बाहर पंप करता है और यही डिफ्यूजन की एनर्जी को यूज़ करके हम जो सिम्पोर्टर से है वो सोडियम अंदर लाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सिम्पोर्टर से सोडियम अंदर आ रहा है वही सोडियम को सोडियम पोटेशियम ATPase पंप बाहर ले जाएगा, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डिफ्यूजन एनर्जी कहते हैं। ये डिफ्यूजन एनर्जी को फिर फर्दर साइकिल रिपीट होएगी और सिम्पोर्टर अपना काम करता जाएगा। बट बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आयोडीन अंदर आता है वाया NIS, तो हमारा प्राइम मोटिव क्या हो गया, ख़त्म। दैट इज़ अपना आयोडीन जो रॉ मटेरियल चाहिए था थायराइड फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन फॉर्मेशन के लिए, तो आयोडीन हमको सेल में मिल गया। अब सेकंड इज़ द टायरोसिन चाहिए। अब ये टायरोसिन कहाँ से आएगा, तो पहले एक हमने पढ़ा थायरोग्लोबुलिन, कोलॉइड के अंदर हमने पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ थायरोग्लोबुलिन। तो ये थायरोग्लोबुलिन इट इज़ अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोटीन चाहिए होगा, अमाइनो एसिड चाहिए होगा। अब फॉलिकुलर सेल्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना बनाएगा थायरोग्लोबुलिन विच इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, और ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर फिर फर्दर पैक होएगा गॉल्जी ऑफ फॉलिकुलर सेल में और उसमें सिक्रेट हो जाएगा। अब ये जो हमारा थायरोग्लोबुलिन बना हुआ है उसके अंदर होता है टायरोसिन रेसिड्यूज। तो एक तो आयोडीन तो हमने फॉलिकुलर सेल में रीएब्जॉर्ब तो कर ही लिया है ब्लड में से, अब हमारा जो ये जो थायरोग्लोबुलिन है उसके अंदर होते हैं अबाउट 70 रेसिड्यूज ऑफ टायरोसिन्स होते हैं। देखो क्या लिखा है, अकर जो ये थायरोग्लोबुलिन प्रोडक्शन है इट अकर इन द endoplasmic reticular of a follicular cell as it is a glycoproteinaceous in nature and it is packed in the Golgi and it is secreted into the follicle। तो खत्म हो गया। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है इट कंटेन द प्रोटीन रेसिड्यू इनसाइड इज ऑल्सो द थायराइड हार्मोन्स आर फॉर्म विद इन द थायरोग्लोबुलिन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी ये थायरोग्लोबुलिन बना है जिसके अंदर टायरोसिन है, तो फर्दर इसमें फर्दर हार्मोन थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन विद इन थायरोग्लोबुलिन ही होता है, जो हम आगे देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, अब ये जो सिक्रेशन हुआ ना, अब ये जो थायरोग्लोबुलिन बना हुआ है, देखो क्या हुआ, ये जो थायरोग्लोबुलिन हमारा टीजी इज अ थायरोग्लोबुलिन, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपना जो थायरोग्लोबुलिन बना इट इज़ नाउ सीक्रेटेड या फिर एक्सोसाइटोसिस से वाया एक्सोसाइटोसिस इट इज़ नाउ थायराइड ल्यूमेन में चला जाता है वाया एक्सोसाइटोसिस। ऑल्सो हम आगे पढ़ेंगे जो ये आयोडीन आया, आयोडीन जो फॉलिकुलर सेल में आया, दिस वाया द पेंट्रीन व्हाट इज पेंट्रीन इज अ हेल्पर प्रोटीन। ये भी क्या करता है, जो फॉलिकुलर सेल में आयोडीन आया है उसको थायराइड ल्यूमेन में या फिर फॉलिकुलर ल्यूमेन में भेज देता है इन द कोलॉइड। तो ये अपना हो गया पूरा थायरोग्लोबुलिन प्रोडक्शन के बारे में। अब आते हैं थर्ड स्टेप।
अब देखो क्या हुआ, हमारा आयोडीन अब है ना आ गया इनटू द थायराइड ल्यूमेन में आ गया वाया पेंड्रिन। पेंड्रिन ने क्या किया, फॉलिकुलर सेल से थायराइड या फिर फॉलिकुलर ल्यूमेन में ला दिया अपना आई माइनस, दैट इज़ आयोडाइड। अब मैंने आपको कहा कि आयोडाइड तो मतलब उसकी एबिलिटी नहीं होती है थायराइड हार्मोन बनाने की, तो उसको आयोडीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन इट अकर्स इन द थायराइड ल्यूमेन, ये तो पता चल गया। आई माइनस I2 में कन्वर्ट होता है वाया द थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। अब देखो ये जो आई माइनस होता है ना, इट डज नॉट बाइंड विद द टायरोसिन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन। तो जो थायरोग्लोबुलिन होता है ना, उसके अंदर जो टायरोसिन होता है, ठीक है, उससे आई माइनस बाइंड नहीं कर सकता। अब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो है ना हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं I2 में। I2 विच इज़ कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द टायरोसिन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन, और फर्दर हम स्टेप्स में थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, देयरफॉर टायरोसिन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन इज फर्स्ट आयोडाइज्ड। अब देखो क्या हुआ, ये जो हो ना, ये जो हमको पता चला ना ये वाला स्टेप, उसके बाद अब I2 तो बन गया है, अब I2 भी बन गया। अब I2 भी बन गया और क्या हुआ, अपना थायरोग्लोबुलिन भी आ गया। किसके साथ, थायरोग्लोबुलिन, देखो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो यहाँ पे अपना थायरोग्लोबुलिन आ गया थायराइड ल्यूमेन में, आई माइनस भी आ गया थायराइड ल्यूमेन में। अब क्या होता है, जो ये थायरोग्लोबुलिन है ना, इट कंबाइंस विद द आयोडीन, आयोडीन के साथ कंबाइन होता है थायराइड ग्लोबुलिन, ठीक है, और बाद में रिएक्शंस करता है। हम जो अब देखो क्या हुआ, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ बाइंडिंग ऑफ अ आयोडीन विद अ थायरोग्लोबुलिन। जो थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन दोनों ही अल्टीमेटली थायराइड ल्यूमेन में पहुंच गए हैं, तो इन दोनों को अब बाइंड करवाना है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन। It is the binding of a iodine with the thyroglobulin, which is again facilitated by the thyroid peroxidase enzyme। तो देखो ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम ये क्या करता है, जो फॉलिकुलर सेल्स में जो थायरोग्लोबिन पहुंचा है, बना हुआ है, उसको थायराइड ल्यूमेन में डालने, एक्सोसाइटोस करने के लिए फैसिलेट करता है, और यहाँ पे भी इट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द थायरोग्लोबुलिन। अब क्या हुआ, जो टायरोसिन ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन इज फर्स्ट आयोडाइज्ड टू MIT एंड देन टू द DIT। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, अब बाइंडिंग देखो आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो गया। अब TG मतलब थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या है, टायरोसिन रेसिड्यू है। अब ये टायरोसिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आयोडीन था इट गेट अटैच्ड विद थायरो ग्लोबुलिन के अंदर जो टायरोसिन है। तो देखो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे एक इमेज बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। उसमें क्या लिखा हुआ है, जो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आगे मैंने नोट्स में क्या लिखा कि टायरोसिन ऑफ अ TG इज फर्स्ट आयोडाइज्ड टू द मोनो आयोडोथायरोनिन टायरोसिन, दैट इज MIT एंड देन टू द DIT। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है विच इज प्रेजेंट इन द थायरोग्लोबुलिन, इट अटैच द आयोडीन मॉलिक्यूल। देखो आप मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आप देखो उसमें क्या लिखा है, पिक्चर में देखो कि जो अपना टायरोसिन है इट गेट अटैच्ड विद आयोडीन और बनाता है MIT। अब ये जो MIT है दैट इज़ मोनो आयोडो टायरोसिन, उसका फर्दर आयोडीनेशन होता है और बनता है DIT, दैट इज़ अ डाई आयोडो टायरोसिन। तो टायरोसिन का आयोडीनेशन से बनता है MIT का फर्दर आयोडीनेशन से होता है DIT। तो हमारा अल्टीमेटली ऑर्गेनिफिकेशन रिएक्शन से दो चीज़ बन गई, दैट इज़ अ MIT एंड DIT। अब फर्दर क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन। सो कपलिंग रिएक्शंस आर द यही पॉइंट है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द कपलिंग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन एंड इंटरमोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन। अब देखो हमारा जो DIT बना है, अगर दो DIT मॉलिक्यूल्स कपलिंग करते हैं या फिर दोनों एक साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द T4 हार्मोन, दैट इज अ टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन या फिर बोलो थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और देखो फिर से आप पिक देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो DIT प्लस DIT थायरॉक्सिन बनाता है T4 हार्मोन। अब फिर से आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर कपलिंग। इंटरमोलिकुलर कपलिंग में क्या होता है, जो MIT है इट कपल्स विद DIT, MIT कपल्स विद DIT।
एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। फिर से पीक देखो आप, पीक में क्या है, MIT अगर कपल होता है DIT के साथ देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द T3 हार्मोन, एंड अगर DIT कपल करता है MIT के साथ देन इट विल लीड टू द रिवर्स T3 हार्मोन। देखो ध्यान से देखना, ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर MIT DIT के साथ कपल करेगा देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द T3, एंड अगर DIT MIT के साथ कपल करेगा देन इट विल लीड टू द T3 हार्मोन। सो ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज आयोडीन की पोजीशन चेंज हुई। देखो ध्यान से देखना, उसमें आयोडीन की पोजीशन चेंज होगी दोनों कपलिंग रिएक्शन में। सो दिस वाज द कपलिंग रिएक्शन ऑफ अ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ द T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड T3 हार्मोन बन चुका है। इन कहाँ बना है ये सब, अभी ये सब एक्टिविटीज़ हो रही है अपनी ल्यूमेन में, दैट इज़ फॉलिकुलर ल्यूमेन। सो देखो फॉलिकुलर ल्यूमेन में ये थायरोग्लोबुलिन तो है, थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन है। अब ये सब हो रहा है थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन है, अब टायरोसिन के ऊपर ये सब आयोडीनेशन हो रहा है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अपना पूरा सा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब देखो ये हमने हार्मोन्स तो बना दिए, अब इस हार्मोन को सीक्रेट भी तो करने पड़ेंगे ब्लड में, तो उसका क्या होता है, चलो आगे देखते हैं। नाउ लास्ट स्टेप इज अ सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो क्या होता है, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स बना है ना, दिस कॉम्प्लेक्स नाउ अब ये फॉलिकुलर सेल में फर्दर एंटर होता है वाया एंडोसाइटोसिस। ऑब्वियस सी बात है, अब एंडोसाइटोसिस से ये थायराइड सेल में आ गया, फॉलिकुलर सेल में आ गया। देखो क्या लिखा है, सेल इंजेस्ट द फॉर्म्ड कोलॉइड वाया एंडोसाइटोसिस। अब ये जो कोलॉइड पार्टिकल बना हुआ है इट नाउ एंटर्स द फॉलिकुलर सेल वाया एंडोसाइटोसिस, से अंदर आ गया फर्दर इन द फॉलिकुलर सेल। अब वाया एंडोसाइटोसिस, अब देखो अब ये जो T3 या T4 हार्मोन है, ये हार्मोन हमको सीक्रेट करने हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इसके लिए क्या होता है, जो लाइजोसोम, जो फॉलिकुलर सेल्स के लाइजोसोम्स होते हैं, इट पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन के साथ और T3 T4 के साथ जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है उसको कट कर देते हैं इसके, और ये लाइजोसोम की एक्टिविटी के वजह से क्या होता है, जो ये DIT MIT T3 T4 बने हुए हैं ये सब अलग हो जाते हैं और T3 T4 डिफ्यूजन से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, MIT एंड DIT आर नॉट सीक्रेटेड और मतलब रिलीज्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, ओनली T3 एंड T4 इज सीक्रेटेड। और जो ये रिमेनिंग MIT और DIT बने हैं, अब ये MIT DIT क्या है, टायरोसिन के आयोडीनेशन की वजह से बने हैं। तो ये आयोडीनेशन की वजह से बने हैं, तो एक डी आयोडीनेज एंजाइम होता है, ये डी आयोडीनेज एंजाइम क्या करेगा, फर्दर डिग्रेड कर देगा और फिर से I- जो है उसको ला देगा, और ये I- फर्दर हम रिसाइकल कर सकते हैं पूरा हार्मोन फॉर्मेशन के लिए। तो देखो क्या लिखा है, लाइजोसोमल एंजाइम क्लीव द T3 एंड T4 फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन एंड नाउ रिलीज दीज हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन क्या हो गए, नाउ दे आर फ्री टू रिलीज इन द सर्कुलेशन वाया डिफ्यूजन। अब और रिमेनिंग थायरोग्लोबुलिन MIT and DIT are deionized by deiodenase enzyme and iodine is further recycled for the hormone synthesis। तो हमारा सिक्रेशन भी हो गया सर्कुलेशन में और जितना भी MIT DIT बचा था वो रिसाइकलिंग भी हो गया। अब बेसिकली उसका सिक्रेशन का रेट क्या है, थायराइड ये हार्मोन्स तो बन गए बट ये कितने रेट से सिक्रीट होता है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो थायराइड हार्मोन हो T3 हार्मोन है, T3 हार्मोन एक सेकेंड, सो हमारा जो टोटल थायराइड हार्मोन होता है उसमें ये 93% T4 हार्मोन सीक्रेट करता है और T3 हार्मोन। तो देखो क्या हुआ एक्चुअल में, सो आउट ऑफ टोटल हार्मोन्स जो हमारा होता है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, टोटल हार्मोन्स जो 93% हार्मोन जो बनते हैं उसमें से T4 सबसे ज़्यादा रिलीज होता है इनटू सर्कुलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया T3 है ना वो बहुत कम सीक्रेट होता है सर्कुलेशन में, और जो जब भी ऑल्दो सर्कुलेशन T4 का ज़्यादा होता है इन द ब्लड, बट जब भी ये जो T4 है वो ब्लड टारगेट टिश्यू में पहुंचता है वहाँ जाके वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है वाया डी आयोडीनेज एंजाइम। सो थायराइड हार्मोन मेजरली ब्लड में T4 सीक्रेट होता है, बट
और स्मॉल अमाउंट में T3 सीक्रेट होता है। बट जब भी वो ब्लड ये जो T4 है वो टारगेट सेल में पहुंचेगा, टारगेट टिश्यू में पहुंचेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द T3। सो दिस वाज अ सीक्रेशन। अब देखो, अब यहाँ से जो थायराइड ग्लैंड पे जो थायराइड ग्लैंड में जो ये हार्मोन्स बने हैं वो टारगेट टिश्यू तक जाएंगे कैसे? तो दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो फ्री फॉर्म में जाए, मतलब डायरेक्टली सर्कुलेशन में छोड़ दे और डायरेक्टली चले जाए, या तो बाउंडेड फॉर्म में जाए। तो मेजोरिटी क्या होता है, ये जो हार्मोन्स है दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल या टिश्यू इन द बाउंडेड फॉर्म। तो कौन से बाउंडेड फॉर्म? जो तो हमारा T4 होता है, इट बाइंड्स विद अ thyroxine binding globulin, that is a TBG, and thyroxine binding prealbumin, that is TBGA. So 99.9% of the T4 जो हार्मोन होता है ना, it is transported in the bounded form with a TBG and TBPA, and जो remaining 0.1% of T4 बना हुआ है, it is released in the free form in the blood. Whereas हमारा जो T3 है 99.8% formed T3 hormone, it is released into the blood in the bounded form with the albumin and TBG, and remaining 0.2% जितना भी T3 बना है, it is released in the blood in the free form. So majority क्या पता चला हमें, जो भी T3 हार्मोन है, मतलब थायराइड हार्मोन है, दे आर सीक्रेटेड मेजरली इन द बाउंडेड फॉर्म, और फ्री फॉर्म में बहुत ही कम सीक्रेट होता है. सो दिस वॉज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिलेटेड. तो देखो यहाँ पे भी यही हो गया, हमने बता दिया आपको सब कुछ, एपिकल मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन. अब एक आता है पेंड्रिन सिंड्रोम करके आता है, विच अकर ड्यू टू द डिफेक्टिव पेंड्रिन. जो पेंड्रिन क्या करता था, फॉलिकुलर सेल में से ल्यूमेन में आयोडाइड को भेजता था. तो डिफेक्ट, अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो मतलब पेंड्रिन हार्मोन, पेंड्रिन हेल्पर प्रोटीन है ही नहीं, तो क्या हो, तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, दैट इज़ अ पेंड्रिन सिंड्रोम. तो ये एक रेयर सिंड्रोम है, बस जस्ट आपको नाम बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, पेंड्रिन सिंड्रोम. सो दिस वॉज ऑल द कंप्लीट पार्ट 1 ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, बिकॉज द थायराइड ग्लैंड का कंसेप्ट बहुत वास्ट है. सो डिफरेंट पार्ट्स आएंगे. सो notes will be uploaded in the telegram channel, link will be given in the description box. सो थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. इस चीज़ को रिवाइज कर लेना, बिकॉज 8 मार्क क्वेश्चन इज डेफिनेटली आस्क इन योर कॉलेज एग्जाम्स. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.